नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब को समझने की कोशिश करेंगे जिसने सही मायनों में दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी पर गहरा असर डाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एम स्कॉट पे की द रोड लेस ट्रैवल्ड की। तो चलिए डॉक्टर डी के उत्तम के इस विश्लेषण के जरिए जानते हैं कि इस किताब में आखिर ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है। सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। दुनिया भर में 70 लाख से भी ज्यादा कॉपियां। ये कोई मामूली बात नहीं है। साफ है कि ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक तरह का कल्चरल फिनोमिनन बन चुकी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन से विचार हैं, वो कौन सी बातें हैं जो लोगों को इतना खींचती हैं। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि ये किताब इतनी पॉपुलर क्यों है। हम थोड़ा और गहराई में जाएंगे। हम इसके कोर आइडियाज को समझेंगे और ये भी देखेंगे कि आज के समय में खास तौर पर एक स्टूडेंट के नजरिए से ये बातें कितनी मायने रखती हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम इस क्लासिक किताब से थोड़ी जान पहचान करेंगे, फिर इसे लिखने वाले के नजरिए को समझेंगे। उसके बाद हम किताब के 4 सबसे बड़े आइडियाज में उतरेंगे, उसकी ताकत और कमजोरियों को परखेंगे, और आखिर में बात करेंगे कि क्यों आज भी ये किताब इतनी जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी महान रचना को समझने के लिए उसके रचयिता के दिमाग में झांकना बहुत जरूरी हो जाता है। हम बात कर रहे हैं एम स्कॉट पेक की। अब देखिए, उनके नाम के आगे ये जो MD लगा है वो सिर्फ एक डिग्री नहीं है, बल्कि यही उनके पूरे सोचने के तरीके की बुनियाद है। वो एक मनोचिकित्सक थे, मतलब वो इंसान की दिमागी और यहाँ तक कि आध्यात्मिक उलझनों को भी एक डॉक्टर की नज़र से देखते थे। समस्या क्या है, इसका निदान कैसे हो और इलाज क्या है। और यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, क्लिनिकल स्पिरिचुअलिटी। आसान भाषा में कहें तो पेक ने अध्यात्म की बड़ी बड़ी हवाई बातों को जमीन पर उतारा। उन्होंने उसे हमारी रोजमर्रा की दिमागी तकलीफों और उनके असली इलाज से जोड़ा। और यही वो चीज है जो उन्हें बाकी दार्शनिकों या गुरुओं से एकदम अलग बनाती है। चलिए अब सीधे किताब के दिल में चलते हैं, उसके मूल ढांचे पर। और मजे की बात यह है कि किताब का जो सब टाइटल है वही हमें इसके 4 सबसे अहम विचारों का पूरा नक्शा दे देता है। ये चारों विचार एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। तो ये हैं वो 4 स्तंभ। एक नया मनोविज्ञान, प्रेम की एक बिल्कुल अलग परिभाषा, पारंपरिक मूल्यों की भूमिका और आखिर में आध्यात्मिक विकास का रास्ता। ये सिर्फ कुछ पॉइंट्स नहीं हैं, बल्कि ये पर्ल्स की पूरी फिलॉसफी का ढांचा है। तो आइए एक एक करके इन्हें खोलते हैं। पहला स्तंभ, एक नया मनोविज्ञान, सीधी सीधी चुनौती देता है पारंपरिक साइकोलॉजी को। पेक का मानना था कि असली मानसिक सुकून कोई झटपट मिलने वाली चीज नहीं है। इसके लिए खुद के अंदर गहराई से झांकना पड़ता है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये सिर्फ लक्षणों को दबाना नहीं है, बल्कि बीमारी को जड़ से खत्म करने जैसा है। दूसरा स्तंभ, प्यार को लेकर हमारी पूरी सोच को हिलाकर रख देता है। पेक के लिए प्यार सिर्फ एक एहसास या फीलिंग नहीं है, ये एक फैसला है, एक अनुशासित काम है, एक ऐसी कोशिश जो हम जानबूझकर करते हैं ताकि खुद का और दूसरों का आध्यात्मिक विकास हो सके। अब आता है तीसरा स्तंभ, पारंपरिक मूल्य। और यहाँ मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। एक तरफ तो ये मूल्य हमें जिंदगी में एक सही रास्ता दिखाते हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, क्या ये मूल्य हर किसी के लिए हर कल्चर में एक जैसे लागू हो सकते हैं, या फिर ये किसी खास समाज के दायरे में ही बंधे हुए हैं। और आखिर में चौथा स्तंभ है आध्यात्मिक विकास। यही है असली मंजिल। ये वो मुकाम है जहां अनुशासन, प्यार और हमारे मूल्य सब एक साथ मिल जाते हैं और हमें एक समझदार और आत्मज्ञानी इंसान बनाते हैं। असल में यही वो कम चुना गया रास्ता है जिसके बारे में पेक पूरी किताब में बात करते हैं। तो चलिए अब जरा एक कदम पीछे हटकर इस किताब का एक निष्पक्ष मूल्यांकन करते हैं, क्योंकि देखिए, महान से महान चीजों में भी कुछ खूबियां होती हैं और कुछ सीमाएं भी। तो यहाँ एक बैलेंस्ड नजरिया देखते हैं। एक तरफ ये किताब व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर बहुत जोर देती है, जो हमें ताकतवर महसूस कराता है। लेकिन इसका एक खतरा ये भी है कि हम समाज या सिस्टम की बड़ी समस्याओं को नजरअंदाज कर सकते हैं और हर चीज के लिए खुद को ही कोसने लग सकते हैं। इसी तरह मनोविज्ञान और अध्यात्म को मिलाना एक बेहतरीन सोच है, पर यह भी सच है कि किताब के कुछ मनोवैज्ञानिक तर्क आज की न्यूरोसाइंस की रिसर्च के सामने थोड़े पुराने लग सकते हैं। और हाँ, किताब की भाषा बहुत आसान है, पर पारंपरिक मूल्य जैसे शब्द कुछ लोगों को अलग थलग महसूस करा सकते हैं।
तो इन सब बातों के बावजूद सवाल ये उठता है कि ये किताब दशकों बाद भी इतनी पॉपुलर और ज़रूरी क्यों बनी हुई है। आइए इसकी स्थायी विरासत को समझते हैं। सोचकर देखिए, हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हमें हर चीज़ तुरंत चाहिए, फौरन। इस इंस्टेंट वाली दुनिया में पेक का अनुशासन, जिम्मेदारी और मुश्किलों से ना भागने का संदेश पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ये हमें याद दिलाता है कि ज़िंदगी में किसी भी अच्छी चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो इस पूरी चर्चा से वो कौन सी 3 सबसे ज़रूरी बातें हैं जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं? पहली, समस्याओं से भागो मत, उनका सामना करो, क्योंकि असली विकास वहीं से शुरू होता है। दूसरी, प्यार को सिर्फ एक एहसास नहीं, एक काम समझो, दूसरों को बेहतर बनाने की एक जिम्मेदारी। और तीसरी, अपनी ज़िंदगी की पूरी जिम्मेदारी खुद लो, क्योंकि असली ताकत वहीं से आती है। और अंत में एक सवाल जो इस पूरी किताब का निचोड़ है, और ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है। क्या जिंदगी में सच्चा मतलब और असली खुशी वाकई सिर्फ मुश्किल रास्ता चुनकर ही मिल सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।